नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार का नया लेटर बम, खुद के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। सवाल, क्या सरकारी एजेंट होने के इल्जाम से बचने की है कोशिश। देहरादून के आईटी पार्क की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा, आईटी कंपनियों की जगह पर बनेंगे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, युवाओं के सपनों पर फिरा पानी। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध क्लिनिक से मिला नकली दवाइयों का जखीरा, पैथोलॉजी लैब में भी पाई गई भारी अनियमितताएं। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार के नए लेटर बम ने फिर से हलचल पैदा कर दी है। लेटर के जरिए बॉबी पवार ने खुद के खिलाफ साजिश रचने की चिंता जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में किए आंदोलन को लेकर जो आरोप बॉबी पवार पर लगाए गए थे, क्या उससे बचने के लिए लेटर बम का सहारा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बॉबी पवार का नया लेटर बम, खुद के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। क्या सरकारी एजेंट होने के इल्जाम से बचने की कोशिश। क्या है लेटर बम की असली सच्चाई। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून की सड़कों पर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन हफ्ते भर तक चला, लेकिन समय रहते सीएम धामी ने सीबीआई जांच की मांग मानी और मामले को शांत करवाया। हालांकि अब एक बार फिर बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार का नया लेटर बम सामने आया है, जिसने सियासी हलचल पैदा कर दी है। बॉबी पवार ने दावा किया है कि उनके शुभचिंतक ने बॉबी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके खिलाफ सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि सीबीआई से गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, जिससे ये लगे कि पेपर लीक का सारा षड्यंत्र बॉबी पवार ने रचा। अब इस पत्र में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की महिला नेता भावना पांडे ने बॉबी पवार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। भावना पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा था कुछ समय पहले कि लोकसभा का चुनाव लड़ने का पैसा बॉबी पवार के पास कहां से आया। भावना पांडे ने आरोप लगाया कि आंदोलन में खाना पीना सब इंतजाम एक विधायक ने बॉबी को करवाया, और जब बॉबी पवार की दोस्ती उन विधायक से एक्सपोज हुई तो बॉबी पवार ने उन विधायक की विधायकी पर ही सवाल उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने सवाल किया कि बॉबी पवार 3 साल से कहां सोए हुए थे, पहले कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई विधायक की विधायकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी देहरादून में हाल में हुए बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लेकर भावना पांडे ने जो आरोप लगाए, उसमें पीठ पीछे मोटी डील की चर्चा भी हो रही थी। ऐसे में सोचने की बात यह है कि बॉबी पवार अपने ऊपर लगने वाले सरकारी एजेंट का ठप्पा हटाने के लिए क्या ये नया लेटर बम लेकर आए हैं, क्योंकि लेटर बम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस लेटर बम में कितनी सत्यता है, ये जानने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहे कि बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार से हमारी बात हो सके, ताकि तमाम सवाल उनसे पूछे जा सके। लेकिन लगातार हमारी टीम द्वारा उन्हें फोन किया जाता रहा, लेकिन बॉबी पवार ने फोन नहीं उठाया। अब उनका फोन ना उठाना भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि बॉबी पवार ने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद ये लेटर शेयर किया, जिसमें संदेह जताया गया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जवाबदेही तो बॉबी पवार की बनती है, लेकिन वो फोन पर बात करने से क्यों बच रहे हैं, ये बॉबी पवार भली भांति जानते होंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। देहरादून के आईटी पार्क में युवाओं के रोजगार के लिए आईटी कंपनियों को लाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब वहां अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे। आईटी पार्क को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदलकर उसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया गया है। आईटी पार्क की जमीन को लेकर क्या हुआ है बड़ा खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून के आईटी पार्क की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा, युवाओं के सपनों पर फिरा पानी। आईटी कंपनियों की जगह पर बनेंगे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए दी गई जमीन। क्या युवाओं के साथ हो रहा धोखा। क्या उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया है। क्या युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये सवाल इसलिए क्योंकि देहरादून का आईटी पार्क
कभी युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी अवसरों का केंद्र बनने का सपना हुआ करता था। इस पार्क को इसलिए बनाया गया था ताकि राज्य के युवा आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपने भविष्य को नई दिशा दे सके। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने उसी आईटी पार्क को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदलकर उसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया। आईटी पार्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आईटी पार्क की जमीन को फ्लैट्स बनाने वाली निजी कंपनी को सौंप दिया गया है, जो बाद में इन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएगी। यानी जनता की जमीन को पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसफर के जरिए बिल्डर लॉबी के हवाले कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आरोप लगाया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की एक बड़ी सोच थी कि आईटी पार्क बनेगा, वहाँ आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजीज वहाँ आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आएंगी और युवाओं को बड़ा रोजगार मिलने का काम होगा। उनके दिमाग में था कि स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी को हम बढ़ावा देंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज वहाँ आईटी कंपनीज नहीं आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं आ रही हैं, वहाँ अब बिल्डर्स को ज़मीन दी जा रही है। और मज़े की बात है कि बिड को अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 रुपये की मिनिमम बिड रखी गई, जिसमें केवल 46,000 रुपये की बोली लगी और उसके बाद उस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से और भी बहुत सारे काम किए गए। और ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि दोनों बिड आरसीसी कंपनी को दी गई और इस कंपनी के साथ को ये भी फायदा पहुंचाया गया कि केवल 25% भुगतान करना होगा, बाकी आसान किस्तों में देने की छूट इनको दी जाएगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं ये जानना चाहता हूँ एमडीडीए से और सरकार से और अधिकारियों से कि क्या आईटी पार्क का गठन कंपनीज को देने के लिए हुआ था जो वहाँ फ्लैट्स बनाएंगी, या इसलिए हुआ था कि वहाँ ऐसी कंपनीज आएंगी जो सॉफ्टवेयर पे हार्डवेयर पे काम करने का काम करेंगी। जो खुलासा हुआ है इसमें पाया गया कि 40,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर 20 रीट वाले टेंडर में बोली केवल 46,000 रुपए तक ही गई। दोनों प्लॉट एक ही कंपनी आरसीसी डेवलपर को दिए गए। ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ संदिग्ध लगती है बल्कि संभावित मिलीभगत का भी संकेत देती है। इतना ही नहीं, कंपनी को केवल शुरुआती राशि 25% जमा करने और बाकी रकम आसान किश्तों में देने की छूट दी गई है। इस फैसले से उत्तराखंड के हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया है। जहां आईटी कंपनियां आनी चाहिए थी, वहां अब अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे। सिडकुल, जिसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था, अब खुद ही रियल एस्टेट के कारोबार में उतरती दिख रही है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव साफ झलकता है। न तो जनता को बताया गया कि टेंडर कैसे हुआ और न ही किन कंपनियों ने बोली लगाई, इसकी कोई जानकारी दी गई। सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक संवाद या विचार विमर्श के ये निर्णय लेकर जनता के भरोसे और जवाबदेही दोनों को कमजोर किया है और युवाओं में अपने भविष्य की चिंता बढ़ा दी है। रुड़की के नगर निगम में अतिक्रमण, जाम की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, जिसमें मेयर अनीता ने बताया कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने पर गहन मंथन किया गया। हफ्ते में अब 2 बार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। वहीं मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने कहा कि अब नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली ई रिक्शा चालकों के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये रुड़की के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण, जाम, तो इनसे सभी से ही छुटकारा पाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बिठाई है। तो अगर ये हम लोगों ने हर हफ्ते में 2 बार जाएंगे, सभी पूरी अधिकारियों की टीम जाएगी, निगम की टीम जाएगी और यहाँ पे चालान कटा जाएगा। बिल्कुल मेन मुद्दा ये रहा कि जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या है, दुकानों के जो फड़ व्यवसायी हैं या अव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करते हैं, उनके संबंध में इसके साथ साथ मुख्य समस्या ई रिक्शा संचालन की थी। जो नगरीय क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन करेंगे उनको 2,000 का शुल्क जमा करना है। टनकपुर के एआरटीओ कार्यालय सभागार में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम को लेकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षण लिया। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज बगौरिया ने बताया कि दुर्घटना में सबसे पहले लोगों के जीवन को बचाने का लक्ष्य होना चाहिए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम किया जाए, जिसे पूरा करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज एआरटीओ ऑफिस टनकपुर में हम लोगों ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम का आयोजन किया है।
इसमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोई भी एक सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर वही लोग होते हैं जैसे हमारे ढाबा संचालक लोग होते हैं, या वहाँ के ग्राम प्रधान हो गए, या वहाँ के जो स्कूली बच्चे होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। तो हमने इन्हीं सभी लोगों को बुलाया है, स्वयं सेवा सहायता संघ वालों को बुलाया है। तो इन सभी लोगों को हम SDRF और 108 की टीम के साथ में एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हम सड़क दुर्घटना में हम किस तरीके से दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं, या फिर जो भी जो दुर्घटना में लोगों को के शरीर को जो विकलांगता हो जाती है, या उसको हम किस तरीके से उस फैटेलिटी को कम कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं काशीपुर में किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर मंडी गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों का कहना है कि मंडी में धान की PR 131 वैरायटी पर खरीद की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मंडी समिति के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि यहां का पूरा स्टाफ राइस मिल संचालकों के दबाव में काम कर रहा है। रुड़की तहसील परिसर में अपनी कई मांगों को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसान लगभग 42 दिन से धरने पर बैठे थे। इसी क्रम में SDM चौक पर किसानों की महापंचायत की गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि स्मार्ट मीटर, इकबालपुर मिल पर किसानों का बकाया भुगतान और ट्यूबवेल की बिजली फ्री किए जाने समेत कई मांगे यहां लंबित हैं। मोर्चे का 40 दिन से जो धरना चल रहा है, आज वही मुख्य मांग है। स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमारा इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान तुरंत दिलाया जाए। तीसरा, हमारा उत्तर प्रदेश की तरफ पर ट्यूबवेल में बिजली फ्री करी जाए। और चौथा, गन्ने का भाव 500 रुपए क्विंटल तय किया जाए, जो पिछले 3-4 वर्षों से गन्ने का रेट यहाँ की सरकार नहीं बढ़ा रही। जिस प्रकार सरकार ने जब अनदेखी करी, जब तो आज हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरने के लिए किसान मजबूर हुआ। तो किसान आज जो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरा है, किसानों की जो अनदेखी सरकार करी उसी का नजारा है। हमारी मुख्य मांग तो वही है, इकबालपुर का भुगतान, स्मार्ट मीटर और गन्ने का बकाया भुगतान के अलावा गन्ने का आगामी सीजन का 500 रुपए क्विंटल रेट तय किया जाए। रुड़की कोतवाली पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की संयुक्त टीमों ने मिलकर एक फर्जी सैन्य कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, आर्मी कार्ड और एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया गया है। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में 2 झोलाछाप डॉक्टरों और एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। हालांकि क्लिनिक संचालक पहले ही फरार हो चुका था। टीम ने जब मौके पर पहुंचकर क्लिनिक का ताला तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में अवैध दवाइयों का भंडारण मिला। इतना ही नहीं, इसी इलाके में एक अन्य क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब में भी भारी अनियमितताएं पाई गई। देखिए, इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के थ्रू एक हमें सूचना मिली और लिखित रूप से शिकायत मिली कि यहाँ पर फर्जी क्लिनिकों का संचालन हो रहा है। तो हम ये मस्जिद क्षेत्र में, छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोलाछाप डॉक्टर्स पे हमने देखा, तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए, जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे। और सभी तरह के सिरिंजेस और ब्लड के सब वहाँ पर हिस्से पाए गए कि यूज़ किया जा रहा है। और उसके अलावा जो है कोई किसी भी तरह का निस्तारण कूड़े का और मेडिकल यूज़ चीज़ों का नहीं पाया गया। और फर्जी जो भी डॉक्टर्स थे वो अपने स्थान पर नहीं पाए गए और अपने क्लिनिक को छोड़ के भागे हुए पाए गए। तो प्रशासन की मदद से हमने अभी ये दोनों क्लिनिक्स को बंद करवाया है और आगे की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। गदरपुर में हुई BDC सदस्यों की बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुए। इसी के साथ साथ अलग अलग विभागों की समस्याओं को भी सुना गया, जिनके निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ज़्यादातर इसमें शिकायतें पेयजल से संबंधित हैं और जल संस्थान से संबंधित ही शिकायतें आ रही हैं और उन पर बात कर ही रहे हैं। और जो पहले भी हमने पूर्व में भी इस पर एक मतलब मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें भी हमें यही कहा गया था कि जल्द से जल्द इन समस्या का समाधान करेंगे। अभी भी अक्टूबर लास्ट तक का इन्होंने समय लिया है कि हम उसमें इस समस्या का समाधान कर दें। जी, बहुत पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं।
देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि आज गदरपुर में पहली बैठक माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक यहाँ पर की जा रही है और काफ़ी अच्छी बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और जो मुख्यतः अभी तक जो देखा गया उसमें जल जीवन मिशन से रिलेटेड जो गाँव में पानी और रोड की जो समस्या है वो समस्या अधिकतर यहाँ पे आ रही है। गुलरभोज कुल्हा क्षेत्र में पहली बार आयोजित रामलीला मंच का समापन हुआ और इस मौके पर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने लोगों से भगवान राम और उनके भाइयों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं इस कार्यक्रम में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। पर्वतीय रामलीला कमेटी ने आज राज्याभिषेक राम जी का किया है। मैं कमेटी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि पिछड़े हुए इलाके में कई जगह रामलीला दूर होने से कई लोग नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने गांव में ही सुविधा दिया और लोगों को जोड़ने का काम किया। तो कमेटी के अध्यक्ष जगज भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। मेरी शुभकामनाएं। रुड़की के नारसन ब्लॉक में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासनिक टीम अलर्ट मोड पर है। मुंडलाना गांव पहुंची टीम ने जहां फॉगिंग की तो वहीं डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। इसके साथ ही मरीजों के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर खून की जांच करने की सलाह दी। हाँ, वो कल हमें भी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि गांव में 2-3 डेथें हो गई है। तो उसके बाद तभी हम लोग गांव में आए, सीएमओ साहब के निर्देश पे हमारा गांव में आना हुआ और अभी हम उन घरों में जाएंगे जहां हमें डेथ बताई है। हम देखेंगे उनके क्या पता डेंगू के साथ साथ और बीमारियां भी उन्हें, अभी डेंगू से कह नहीं सकते निश्चित तौर पे ना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार का नया लेटर बम, खुद के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। सवाल, क्या सरकारी एजेंट होने के इल्जाम से बचने की है कोशिश। देहरादून के आईटी पार्क की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा, आईटी कंपनियों की जगह पर बनेंगे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, युवाओं के सपनों पर फिरा पानी। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध क्लिनिक से मिला नकली दवाइयों का जखीरा, पैथोलॉजी लैब में भी पाई गई भारी अनियमितताएं।